नमस्कार, मैं नितिन शर्मा नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर 6 में मैनेजरियल रोल थे उनको कंप्लीट किया था, ठीक है। तो उसके बाद हम प्रबंध के 3rd चैप्टर पर अपना कदम रखते हुए यहाँ पर प्रबंध के सिद्धांत को पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रबंध के सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कोई भी बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर से रिलेटेड, 2 नंबर से, 1 नंबर से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बनते हुए आए भी हैं। तो याद रखना, चैप्टर का नाम भी क्या है, तीसरे नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत और तकनीक, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रबंध के सिद्धांत, ठीक है। तो इन सिद्धांतों को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी, नॉलेज देना चाहता हूं कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तैयार हुए थे, 5 दर्जन से अधिक सिद्धांतों का तैयार किया गया था, ठीक है। परंतु जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे वो माने गए 14 सिद्धांत। 14 सिद्धांतों को ज्यादा प्राथमिकता दी थी। और वो 14 सिद्धांत किसने बनाए थे, किसके द्वारा दिए गए हैं? हेनरी फेयोल, एक व्यक्ति था, एक विद्वान था, एक जनक था, मान लीजिए हेनरी फेयोल, जिन्होंने क्या करा था, 14 प्रिंसिपल दिए थे प्रबंध के, ठीक है, जिन्हें बहुत इंपॉर्टेंट माना गया था। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हेनरी फेयोल कौन थे। हेनरी फेयोल फ्रांस के थे, ठीक है। उन्होंने एक कंपनी थी, फ्रांस की कंपनी, जिसका नाम था कॉमेंट्री फॉर चैम्बर्ड। कंपनी का नाम क्या था? कॉमेंट्री फॉर चैम्बर्ड। इसमें उन्होंने कार्य किया था फ्रांस में, ओके। अब क्या हुआ, उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी रिलीज की थी, वो की थी 1916-17 में, जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एड जनरल, ओके। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई हेनरी फेयोल ने किस कंपनी में काम किया था, फ्रांस की कॉमेंट्री फॉर चैम्बर्ड। और 1916-17 में उनकी एक पुस्तक रिलीज हुई थी, वो थी एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एड जनरल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं कि सर ये जो किताब ये छपी थी हेनरी फेयोल की, वो किस लैंग्वेज में थी? फ्रांस भाषा में इस पुस्तक का मतलब लॉन्च किया गया था। और उसके बाद अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था, वो हुआ था 1949 में, 1949 को इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश वर्जन में, ओके। और ये कहां पर छपी थी? अमेरिका में। यदि आ जाता है कि हेनरी फेयोल की जो पुस्तक थी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कब हुआ था? 1949 को। वह कहां पर प्रकाशित हुई थी? अमेरिका में। उसके अलावा यह आ जाता है क्वेश्चन कि भाई कौन सी पुस्तक थी उन्होंने जो प्रकाशित की थी फ्रांस में, उसका नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एड जनरल। कौन सी कंपनी में उन्होंने कार्य किया था? फ्रांस की कॉमेंट्री फॉर चैम्बर्ड, ठीक है। 5 दर्जन से अधिक सिद्धांत थे, परंतु हमने इंपॉर्टेंट दिए थे 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के, वो भी किसने दिए थे? हेनरी फेयोल ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो बन सकते थे मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ओके। जो सबसे पहला है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन। प्रबंध के जो 14 सिद्धांत थे इंपॉर्टेंट, उनमें से सबसे पहला था डिवीजन ऑफ वर्क। बोल सकते हैं स्पेशलाइजेशन, मतलब स्पेशल तरीके से कार्य करना। अब एक बात बताता हूं आपको
कि ये प्रबंध के जो सिद्धांत है, सिद्धांत होते क्या है कि भाई कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, मैंने पहले ही बताया था, सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में हम क्या कर रहे हैं, उनके बारे में और जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, और जानकारी कलेक्ट करने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं तथ्यों के आधार पर, ऐसे नहीं हमने कई सारे तथ्य निकाले थे, उनके आधार पर जो चीजें रिजल्ट निकल के आया वो सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो और इन 14 सिद्धांत होते हैं, जो भी प्रिंसिपल है उनको आप यूज में लेते हो, तो क्या होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो लक्ष्य है हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा डिवीजन ऑफ वर्क की, कार्य का विभाजन। तो मान लीजिए जो हेनरी फ्योल ने जो सिद्धांत दिया था डिवीजन ऑफ वर्क, ये किस तरीके से कार्य करता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कर रहे हो, एज ए मैनेजर की भूमिका आप निभा रहे हो, कई सारे एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट आपके नीचे कार्य करते हैं। ओके, तो क्या करोगे, आप उन्हें कार्य को डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है, तो सबको अपने कार्य को आपने बांट दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल मतलब रिसोर्सेस बराबर होते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में, तब भी हमारे रिजल्ट क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। समझ रहे हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, वहां पर आपने सभी व्यक्तियों को, कर्मचारियों को अपने अपने कार्यों को अवगत कराकर उनको अवेयर कर काम करना स्टार्ट करवा दिया है, फिर भी बाद में जब रिजल्ट निकलता है, परिणाम निकलता है, तो वो एक तरीके से फेल ऑर्गेनाइजेशन साबित होती है। इसका रीजन कभी समझा है तो उसका रीजन है कि आपको जब डिवीजन ऑफ वर्क करते हो, आप कार्यों को बांटते हो एम्प्लॉय को, तो क्या आप हेनरी फ्योल के इस सिद्धांत का फॉलो कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, जिसका नाम है कार्य का विभाजन। ठीक है, तो अब यदि हम कार्य का विभाजन समझे कि कार्य का विभाजन क्या है, तो मैं एक तरीके से बोल सकता हूं विशिष्टीकरण। स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण। यदि हम अपने कार्यों को, मतलब कर्मचारियों को जब कार्य सौंपते हैं, उस कार्य को सौंपने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो कर्मचारी उस कार्य को अच्छे से कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसको उस कार्य से रिलेटेड मतलब जो भी नॉलेज है या नहीं है, उसे एक्सपीरियंस है या नहीं है। इन सभी बातों को तय करके हम उसको कार्य को सौंपते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है वो बहुत अच्छे से हासिल हम कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज हमने क्या किया, किसी व्यक्ति को वो कार्य सौंप दिया जिसके बारे में उसको बिल्कुल पता नहीं, नॉलेज ही नहीं, तो क्या होगा, वो कार्य को अच्छे से करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। इससे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को एक खतरा साबित होगा ये तो। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंप्यूटर वर्क के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, आप उसे कंप्यूटर से रिलेटेड कार्य तो नहीं दे रहे हो, उसे मार्केटिंग का कार्य दे रहे हो जो वो अच्छे से नहीं कर सकता, तो क्या होगा, आपके जो संस्था के लक्ष्य है वो कभी हासिल नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है कि भाई उस कंप्यूटर के नॉलेज वाले व्यक्ति को कंप्यूटर से रिलेटेड कार्य को आपको सौंपना चाहिए। ठीक है, जिससे वो कार्य को बहुत अच्छे से करेगा। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि भाई हेनरी फ्योल ने जो डिवीजन ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल दिया है, उसमें इसने यही बोला है कि जो आपके नीचे सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं, उनको वही कार्य सौंपो जिसमें वो विशेषता रखते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप संस्था के लिए क्या कहोगे, खतरा उत्पन्न कर रहे हो। ओके, तो इस सिद्धांत को फॉलो करने से हमें फायदा ही होता है। यदि आप कहीं भी मैनेजमेंट कर रहे हो और इस सिद्धांत को कार्य को यूज में ले रहे हो तो बेटर है। ओके, अब बात करते हैं दूसरा, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। से बोलेंगे हम अधिकार व उत्तरदायित्व। हेनरी फ्योल ने पहला सिद्धांत दिया, उसके बाद दूसरा सिद्धांत दिया था अधिकार व उत्तरदायित्व, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप इस कंसेप्ट को यूज में लीजिए। क्यों लीजिए,
वो इसलिए कि यदि आपने अपने किसी एम्प्लॉय को कोई कार्य सौंपा है, आपने अपने कर्मचारियों को, अपने अधीनस्थ को कोई कार्य सौंपा है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या बन जाता है, उत्तरदायित्व बन जाता है। भाई ये कार्य करना है, ठीक है, ऑर्डर आया है, हमें ये कार्य करना है, उसका एक तरीके से ड्यूटी बन जाती है, कर्तव्य बन जाता है। परंतु वह कार्य कब अच्छे से करेगा, जब उसको कार्य करने के लिए क्या प्राप्त हो, उचित अधिकार, उचित राइट्स प्राप्त हो। समझ रहे हो कि यदि आप किसी कार्य को सौंप रहे हो किसी व्यक्ति को, वो कार्य तो आप सौंप रहे हो पर उससे रिलेटेड आप उसको अधिकार नहीं सौंपते, तो क्या होगा, वो कार्य अच्छे से कर पाएगा क्या वो व्यक्ति? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास केवल कार्य तो आ गया, उसे करने के लिए कोई अधिकार है नहीं। वो आप वहां पर डिसीजन ही नहीं ले सकता वो व्यक्ति किसी कार्य से रिलेटेड। तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि हमारी संस्था के जो लक्ष्य हैं हम उसे बिल्कुल हासिल नहीं कर सकते। तो ये सिद्धांत बताता है कि आप किसी व्यक्ति को कार्य सौंप रहे हो, अपने कर्मचारी अधीनस्थ को कोई कार्य सौंप रहे हो, तो साथ साथ उस कार्य को करने के साथ साथ उसे अधिकार भी प्रोवाइड कराइए कि वह कार्य को अच्छे से कर सके। यदि नहीं करते हो, उसे अधिकार नहीं देते हो किसी डिसीजन लेने का, तो वह अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाए। ओके, तो कोई दिक्कत है इन दोनों सिद्धांतों में? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं हम तीसरा, जिसका नाम है डिसिप्लिन, अनुशासन। हेनरी फॉर्ड ने तीसरा सिद्धांत बताया था डिसिप्लिन, और मैं मानता हूं कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि डिसिप्लिन का अभाव पाया जाता है तो वो संस्था तो बिल्कुल भी अपने लक्ष्यों को प्राप्ति ही नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती भाई। यदि किसी संस्था में डिसिप्लिन नहीं है तो वो क्या नहीं करेंगे, गोल अचीव नहीं कर पाएगी। जिसके लिए हमने संस्था स्थापित की है उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। तो हेनरी फॉर्ड ने बोला था, तीसरा सिद्धांत जब दिया था तो उन्होंने बोला कि किसी संस्था में आपको क्या बनाए रखना है, अनुशासन बनाए रखना है। सर अनुशासन से हम क्या कर सकते हैं? अनुशासन से क्या होगा, हमने जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंप रहा है वो कार्य अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है देखना। यदि कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है और वो किसी भी तरीके का संस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है तो उसे क्या देना, एक दंड व्यवस्था का प्रावधान भी होना चाहिए कि उसे कोई ना कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यदि आपने अनुशासन भंग किया है, हमारे यहाँ पर आपने कार्य को अच्छे से नहीं किया है तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। विदाउट डिसिप्लिन आप एनकरेज नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन को, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं ला सकते आप, तो आपको अनुशासन को तो मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 3 सिद्धांत मैंने आपको बताए। चौथा जो सिद्धांत है जिसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जिसे बोलते हैं आदेश की एकता। आदेश की एकता क्या है ये यूनिटी ऑफ कमांड? बहुत क्वेश्चन आते हैं, काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि आदेश की एकता क्या है। तो आदेश की एकता क्या है तो मैं आपको बताता हूं। यदि आप किसी संस्था में कार्य कर रहे हो, ठीक है, उस कार्य को करते समय आपको किसी बड़े अधिकारी से एक ऑर्डर मिला, आदेश मिला। मैं मान लीजिए मैं किसी संस्था में कार्य कर रहा हूं और मेरे पास क्या आया, एक ऑर्डर आया, ठीक है, तो मैं वो काम करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा। परंतु सपोज करो ऐसा हुआ है कि मेरे पास सेम टाइम पर 2 अधिकारी जो जिनकी बात मुझे माननी है, दोनों अधिकारी की सेम टाइम पर मुझे ऑर्डर मिलता है, तो मेरे पास ये क्वेश्चन बन जाता है कि मैं किसका कार्य पहले करूं, किसका बाद में करूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और जहां कंफ्यूज हो जाते हैं वो कार्य हम अच्छे से बिल्कुल नहीं कर सकते।
अब बिल्कुल नहीं कर सकते तो क्या होगा, हमारी जो संस्था है उनको क्या करेंगे, हम संस्था के लक्ष्य दोबारा से प्राप्त होंगे। तो यहां पर हेनरी फ्योल ने जो सिद्धांत दिया है यूनिटी ऑफ कमांड, इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया है कि एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी के द्वारा क्या प्राप्त हो, आदेश प्राप्त हो। यदि उसे अन्य अधिकारियों के द्वारा, अदर जो ऑफिसर है उनके द्वारा क्या मिलते हैं, ऑर्डर मिलते हैं, तो वो क्या होगा, कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज की स्थिति में वो कार्य अच्छा कर ही नहीं कर सकता। तो याद रखना, आदेश की एकता में एक अधिकारी एक कर्मचारी को क्या देगा, आदेश देगा। दो अधिकारी एक कर्मचारी को आदेश नहीं देगा। तो इस सिद्धांत को अपनाने से फायदा है या नहीं है। हेनरी फ्योल ने बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया है यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, अब बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होते हैं उनको अचीव करने के लिए। डायरेक्शन, बिकॉज क्या होता है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशनों के पास समान रिसोर्सेज होते हैं, बट फिर भी वो क्या नहीं कर पाते, अपने गोल अचीव नहीं कर पा सकते। सेम रिसोर्सेज होने के बाद, भाई रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, तीन तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्स होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। तीन तरीके के जो मेन इंपॉर्टेंट है मैंने बताए थे आपको, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, ठीक है, वित्तीय संसाधन। ये संसाधन ऐसा नहीं ऑर्गेनाइजेशन, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनके बराबर ही हमारे पास है, उनके पास भी सेम है, पर रिजल्ट अलग अलग आता है। तो क्या होता है इसमें, यहां पर हमें क्या लेना है यूज में, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के प्रिंसिपल को यूज में लेना है। कौन सा, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है जिसका नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उसको यूजफुल बनाना है हमें। कि मतलब कि यदि किसी कर्मचारियों को हमने किसी अदर प्लानिंग के थ्रू डायरेक्शन में रख दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरा अधिकारी आके उसके डायरेक्शन को खराब करके उसे दूसरा कार्य सौंप दे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कोई संस्था है जिसका ए कौन है, ऑनर है। मैंने दो टीम बनाई, बी सी डी ई एफ, ठीक है, एक तरीके से मैंने ये टीम बना दी। ओके, मैंने बोल दिया ई को, ये आपके डायरेक्शन में काम करेंगे दोनों बंदे। मैंने यहां पर बी को बोल दिया, ये दोनों बंदे आपके डायरेक्शन में काम करेंगे। ओके, क्या इस व्यक्ति को इनके कार्यों में इन्वॉल्व होना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बी को कोई एडवाइस ई को देना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। यदि आपको जो जो कार्य सौंपे हैं, जिस चेन के सिस्टम पर आप काम कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिए, आपको अदर के कार्य पर कोई कार्य नहीं करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना है। तो हेनरी फ्योल ने इतने अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स दिए थे, उसके साथ उन्होंने एक और प्रिंसिपल लॉन्च किया, वो भी बहुत ही अच्छा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ओके, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग, ये वाला ये है ना। तो इसमें क्या होता है समझिए, शब्दों को समझो कि सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग। यदि ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट की भूमिका मुझे निभानी पड़े और वहां पर 100 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं मेरे नीचे। ओके, तो क्या मैं कोई कार्य सौंपता हूं या कोई प्लानिंग करता हूं, ठीक है, और उसमें
100% में से मेरा तो 99% तो क्या कर रहे हैं, उस कार्य को सपोर्ट करते हैं, जबकि एक व्यक्ति है वो कार्य को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। तो क्या होगा, मुझे किसकी बात सुननी चाहिए, उस एक व्यक्ति की या 99%? मुझे उन अधिक व्यक्तियों की आवाज सुननी पड़ेगी। मुझे भले क्या करना पड़े, उस अकेले व्यक्ति का त्याग करना पड़े, उसके विचारों का त्याग करना पड़े, मुझे किसकी सुननी है, उस समूह की सुननी है। ओके, यदि इसका अपोजिट हो जाता है, मान लीजिए 100% है मेरे अंडर में कार्य कर रहे हैं सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉई, उनमें से 99 तो मेरा विरोध करते हैं किसी कार्य के लेकर, प्लानिंग को लेकर, और एक व्यक्ति क्या करता है, तैयार रहता है कि मैं आपकी बातों का फॉलो करूंगा। तो क्या होगा, तब भी मुझे किसकी बात सुननी है, 99 की। ठीक है, क्योंकि सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का हम त्याग कर सकते हैं। हमारा कार्य है समूह को लेकर चलना, किसी अकेले व्यक्ति को हमें कोई राजा थोड़ी बनाना भाई। तो यहां पर याद रखना, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सामूहिक हितों के लिए हम किसका त्याग कर सकते हैं, व्यक्तिगत हितों का त्याग कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रिंसिपल पे। कर्मचारी का पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ओके, तो इसको में देखिए, इस सिद्धांत को यदि हम फॉलो करते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, हेनरी फैल द्वारा प्रतिपादित, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। यदि आपके अंडर में कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है तो आप उसे उतना वेतन तो दोगे ना जिसका वो हकदार है। यदि कोई कंप्यूटर का अच्छा मास्टरमाइंड व्यक्ति है, अच्छा कार्य कर जानता है, बहुत अच्छे से कार्य कर लेता है, तो उसको इतना वेतन तो देना बनता है जिससे उसको, जिसके लिए वो लायक है। यदि मैं उसको 100 रुपये दे के रख दूं, कार्य वो कर रहा है 10,000 का, मैं उसको 100 रुपये दे रहा हूं, तो ये क्या वैलिड है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कहना चाहता है ये प्रिंसिपल कि आपके अंदर में जो भी कार्य कर रहे हैं व्यक्ति, उनको उतना पारिश्रमिक तो मिलना ही चाहिए जिसका वो अधिकार रखता है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो वो अपने उस कार्य को अच्छे से नहीं करेगा। बिल्कुल सिंपल फंडा है, यदि आप कर्मचारियों को अच्छा वेतन नहीं दोगे उनके कार्य के अनुसार, तो वो कार्य को इंटरेस्ट से नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको इतना वेतन तो देना बनता है जितना उसका वो अधिकार रखता है। ओके, तो इस सिद्धांत को भी फॉलो करने से हमें फायदा ही होगा इसी ऑर्गेनाइजेशन में। हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन, जिसे बोलते हैं केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण, दो चीजें होती हैं, एक होता है विकेंद्रीकरण, एक होता है केंद्रीयकरण। विकेंद्रीकरण छोटे छोटे संगठन होते हैं, उनमें कार्य में लिया जाता है, जबकि केंद्रीयकरण जो सेंट्रलाइजेशन होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन पे कार्य लिया जाता है। ठीक है, ये कार्य क्या होते हैं कि भाई अच्छे कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का कार्य करता है सेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत। क्या करता है? अच्छे संबंधों को हमको स्थापित करना है, करना ही पड़ेगा। ओके, आपने यदि मतभेद उत्पन्न कर दोगे एज ए मैनेजर होके, आप ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे झगड़े उत्पन्न थोड़ी कराओगे, नहीं कराओगे ना। आप क्या करोगे, जो भी आपके सबऑर्डिनेट है या एम्प्लॉय है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का भाव मतलब यूज में लोगे। ठीक है, बिल्कुल लोगे ना। ओके, तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन का सिद्धांत भी हमें फॉलो करना चाहिए कि हमें स्टेप बाय कार्य करना चाहिए, ये कहना चाहता है। एक आता है ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है भाई? आदेश। इसे हम ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ये इसको बोल सकते हैं व्यवस्था। ठीक है, इसके अंतर्गत कार्य क्या होगा कि जो वस्तु जहां पर है उसको वहीं रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे हो, आपने किसी कर्मचारी को कार्य सौंपा है
वो उस कार्य को ना करने की जगह अदर कुछ पर्सनों के साथ क्या करने लग जाए, बातचीत करने लग जाए, तो क्या होगा? क्या आप ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो? क्या कर सकते हो? क्या बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, तो यहां पर द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट देयर शुड बी ए प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड फॉर एवरी पर्सन। ओके, कि सेम टाइम एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन शुड बी टू देयर प्लेस, मतलब जो व्यक्ति जहां होना चाहिए वहां होना चाहिए। कार्य को क्या करना है? व्यवस्थित तरीके से करना है, ठीक है। इस तरीके से नहीं कि भाई हमने कोई कार्य सौंप दिया, कर्मचारी कहाँ बैठा है, हमारे जो रिसोर्सेज है इधर है उधर है, मतलब इस तरीके से फैला नहीं। कार्य कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। दूसरी बात, कर्मचारियों का समय भी देखना है कि भाई कर्मचारी 9 बजे आएगा, इतने बजे जाएगा, ठीक है, इतना कार्य करेगा। ये सारे कार्य क्या होने चाहिए? मेंटेन किए जाने चाहिए इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, कि व्यवस्था आपको बनाए रखनी चाहिए। ओके, हम आज 10वें सिद्धांत की बात करें तो वो है इक्विटी, जिसे बोलेंगे समानता। समानता, हेनरी फोर्ड ने एक छोटा सा सिद्धांत बताया था इक्विटी। उन्होंने बोला कि भाई जो भी आप एज ए मैनेजर रोल कार्य कर रहे हो, आपके नीचे अंडर में सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय, आपसे जुड़े हुए कस्टमर, आपसे जुड़े हुए इन्वेस्टर, ये सभी लोगों के बीच में आपको क्या बनाए रखना है? इक्विटी बनाए रखनी है, समानता बनाए रखनी है। किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि भाई ये बड़ा अधिकारी है तो इसके साथ इस तरीके का बिहेव, छोटा अधिकारी है तो छोटा अधिकारी के साथ अलग बिहेव, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संस्था में क्या करना चाहिए? आपको व्यवहार अच्छा बनाए रखना चाहिए। ओके, अब यहां पर मैं अभी के लिए ये 10 सिद्धांतों की बात कर रहा हूं। आपको भी पता है कि टोटल जो प्रिंसिपल है वो कितने हैं? 14 है। और ये 14 प्रिंसिपल क्या है? इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ठीक है, तो 14 प्रिंसिपल में से मैंने आपको 10 प्रिंसिपल बताए थे। कौन कौन से? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, ऑर्डर, इक्विटी। ठीक है, ये सभी सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं। मैंने ये भी बताया कि फेयोल की कौन सी कंपनी थी जिसमें वो काम करता था? कॉमेंट्री फॉर चैम्बर्ट। कौन सी पुस्तक थी इसने जो 1916-17 में रिलीज की थी? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। और उन्होंने उस फ्रांस की लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। 1949 को अमेरिका में प्रकाशित हुई थी वो बुक। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं और आगे के हम सिद्धांतों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।